हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल शैली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंगाल शैली। बंगाल शैली को ही बंगाल स्कूल की कला, टैगोर शैली और पुनर्जागरण काल, ये अगर एग्जाम में एक जैसे शब्द आप लोगों को दिखाई देते हैं तो सबका मतलब बस एक ही है कि वो 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग की बात की जा रही है। तो भारतीय कला जगत में जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी मदद जो है ईवी हैवेल ने जरूर की थी, लेकिन अग्रणीय जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। इस कला का जो जन्म होता है वो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण होता है। तो उस परिस्थितियों को भी हम लोग देखते हैं। जब भारत में यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने आती हैं तो उनके साथ अंग्रेज अधिकारी, पर्यटक भी भारत आने लगते हैं। तो जब ये लोग भारत आने लगते हैं, पर्यटक और अधिकारी, तो उनको भारत के यादगार स्वरूप, मतलब स्मरण के लिए कृतियां बनवाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वे अपने साथ चित्रकारों को भी लाना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 50 चित्रकार भारत आते हैं अंग्रेज अधिकारियों के साथ, और अपने साथ वो लोग यूरोपीय पद्धति को भी ले आते हैं। यूरोपीय पद्धति जो ईसाई धर्म से संबंधित तैल चित्रण था, वो यूरोपीय पद्धति थी। भारत लाते हैं और अपने साथ जो ये पद्धतियां लेकर आते हैं, उनका उस पद्धति का प्रभाव जो है धीरे धीरे भारतीय चित्रकारों पर पड़ने लगता है, क्योंकि अंग्रेजों की मांग और रोजगार की तलाश में जो भारतीय चित्रकार थे वो यूरोपीय शैली को धीरे धीरे अपना लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली को तो अपनाते हैं, लेकिन जो है भारतीय कला का पतन होने लगता है। भारतीय कला धीरे धीरे करके अपने अंतिम चरण में, अर्थात कि मरणासन अवस्था में पहुंच जाती है। उसी समय जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का प्रवेश कला के क्षेत्र में होता है, और वो देखते हैं कि भारतीय चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपीय पद्धति में को अपना चुके हैं। अवनींद्रनाथ जी ने भी यूरोपीय चित्रकार श्री पामर जी से जो है रेखा चित्र बनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया था, और यूरोपीय शैली में चित्रण भी उन्होंने किया था। लेकिन अवनींद्रनाथ जी ने 1895 ईस्वी तक जो है यूरोपीय शैली में काम किया था। इसके पश्चात जो है वो मुगल शैली और राजपूत शैली को अपने चित्रों के लिए प्रेरणा बनाते हैं। और उसके बाद जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी की मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य से 1896 ईस्वी में ईवी हैवेल जी से मुलाकात होती है। जब ईवी हैवेल जी से मुलाकात होती है, तब अवनींद्रनाथ टैगोर के कार्यों में स्थिरता आती है, और हैवेल जी के प्रेरणा से ही जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाते हैं, और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी और मुगल शैलियों का भी अध्ययन करते हैं। अवनींद्रनाथ के कार्य से जो है ईवी हैवेल इतने प्रभावित होते हैं कि जो है टैगोर जी को कलकत्ता आर्ट्स स्कूल का जो है उप प्रधानाचार्य का पद ऑफर कर देते हैं, और ये पद जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद जो है अवनींद्रनाथ बहुत सारे भारतीय कला के क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। तो अवनींद्रनाथ जी के साहसिक और क्रांतिक विचारों और ईवी हैवेल जी के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार से बंगाल शैली का जन्म होता है। तो भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए जो है ईवी हैवेल जी ने कई पुस्तकें भी लिखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर जी के मदद से, जिसमें था भारतीय कला के आदर्श और इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो ऐसी जो है उन्होंने बुक को भी लिखा था। और इसे ही जो बंगाल शैली है, इसे ही बंगाल कलम या बंगाल स्कूल, पुनर्जागरण काल, चित्रकला या फिर टैगोर शैली के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये सब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने जब उप प्रधानाचार्य का पद संभाला था तो उन्होंने कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने कोलकाता जो स्कूल ऑफ आर्ट्स की दीवारों से जितने भी यूरोपीय शैली में बने चित्र थे उनको हटवाया था। उनके स्थान पर भारतीय परंपरा में बने चित्र जैसे कि राजस्थानी शैली के, मुगल शैली के और जो है पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र थे, उसको जो है दीवारों पे लगवाया था। यूरोपीय कला के स्थान पर भारतीय कला शैली और पारंपरिक कथानों के आधार पर कला शिक्षण भी आरंभ करवाए थे कलकत्ता आर्ट्स स्कूल में। हैवल जी जो है पारंपरिक कथानों के आधार पर कला शिक्षण आरंभ करवाने का कार्य हैवल जी ने किया था और भारतीयों को जो है भारतीय विषय को आधार बनाने यानी अपनी प्रेरणा जो है भारतीय परंपरा और भारतीय चित्रों को बनाने की के लिए जो है ईवी हैवल जी ने प्रेरित किया था। ईवी हैवल जी जब मद्रास स्कूल में प्रधानाचार्य बनकर आते हैं तो वो जो है भारतीय चित्रकारों को देखते हैं कि यूरोपीय शैली का अंधा अनुकरण वहाँ पे हो रहा है, ना उसमें कोई यथार्थता है, ना कोई उसमें चित्रकारों की लगन है, फिर भी वो जीविकोपार्जन के लिए किए जा रहे हैं चित्रकारी। तो ये जो है ईवी हैवल जी को पसंद नहीं आया था। ईवी हैवल जी ने भारतीय चित्रकारों को प्रेरित किया कि वो अपने अतीत को देखें और चित्रण करें। तो अतीत से तात्पर्य उनका था राजपूत शैली, मुगल शैली, बाघ, एलोरा, अजंता ऐसी गुफाओं का अध्ययन करें और फिर उसके आधार पर अपने चित्रों का विषय चुनें। तो इस तरह से ईवी हैवल जी ने भारतीयों को प्रेरित किया था और अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे। जब वो उप प्रधानाचार्य के पद पर आए थे तब उन्होंने कला के क्षेत्र में ये परिवर्तन किया था। तो ये जो स्थापना किए थे गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर किए थे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अविनाश बहादुर, रीता प्रताप और वाचस्पति गैरोला इन तीनों बुक में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना के बारे में गगनेंद्र नाथ जी का नाम दिया गया है। लेकिन यही जब आप पुनर्जागरण काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना ये जो है वुडरॉफ के मदद से अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ये लिखा हुआ है। तो आप लोग ये दोनों ऑप्शन जो है याद रखिएगा, जहाँ पे जैसा अगर जो है अवनींद्रनाथ के साथ गगनेंद्रनाथ टैगोर देगा तो वुडरॉफ का नाम नहीं देगा, अगर वुडरॉफ और अवनींद्रनाथ का देगा तो टैगोर गगनेंद्रनाथ जी का नहीं देगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, तीनों बुक में दोनों जगह अलग अलग तरीके से दिया हुआ है और ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य था भारतीय चित्रकला व चित्रकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। इस प्रकार जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अनेकों सफल प्रयास भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए किए, जिससे उनको बंगाल शैली के अग्रदूतों में गिना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जी और ईवी हैवल के प्रयासों से ही बंगाल शैली का जन्म होता है, लेकिन ईवी हैवल जी बैक सपोर्ट में थे और इसका प्रचार प्रसार, इसमें कार्य, इसमें परिवर्तन जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और बंगाल शैली जो है राजपूत शैली, मुगल शैली, अजंता, इन सब शैलियों के मिश्रण स्वरूप जो है बंगाल शैली का जन्म होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अवनींद्रनाथ जी के लिए कि उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है जो आधिकारिक तौर पर जो है उनका ही था, यानी कि भारतीय कला का ही था। तो दोस्तों ये तो हो गई बंगाल शैली का मतलब उद्भव और बंगाल शैली में की स्थापना किसने की। अब देखते हैं बंगाल शैली के चित्रों की तकनीक क्या है। तो
जो बंगाल शैली है, बंगाल शैली विशेष रूप से वॉश तकनीक के लिए जानी जाती है, लेकिन बंगाल शैली में जो है पारदर्शी वॉश और ओपेक टेम्परा सभी तकनीकों का प्रयोग किया गया है। तो बंगाल शैली में जो है पारदर्शी यानी जो जल रंग का प्रयोग किया गया है, जल रंग, और वॉश पद्धति का भी यूज किया गया है, टेम्परा पद्धति का भी यूज किया गया है। टेम्परा पद्धति को सिर्फ 2 चित्रकारों ने अपनाया था। और देखते हैं कि जो है किंतु मुख्यतया जो है बंगाल शैली में वॉश शैली का प्रयोग किया गया था, क्योंकि जो बंगाल शैली थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के ही साहसिक प्रयासों से अस्तित्व में आई थी। तो टैगोर जी ने जो है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल शैली में जो पद्धति का इस्तेमाल मतलब प्रयोग किया था, वो जापानी कलाकार 2 जापानी कलाकारों से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था और चीनी रेखांकन को मिलाकर इन दोनों के मिश्रण से अपनी जो बंगाल शैली में वास पद्धति का प्रयोग किया था। तो ये इन दोनों शैलियों के मिश्रण मतलब शैलियों के मिश्रण से बना हुआ तकनीक था। तो इसलिए वहाँ के कलाकारों ने वास पद्धति को प्रमुखता दी थी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ 2 चित्रकारों ने वास पद्धति को नहीं अपनाया था। कौन कौन से थे? नंदलाल बोस थे और छितेंद्र नाथ मजूमदार थे। इन दोनों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया था। तो ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। बंगाल शैली के चित्रों की विशेषता देखते हैं। बंगाल शैली के चित्रों में जो है कई तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। चित्रकारों ने सबसे पहले तो अपने विषयों का चयन जो है वो प्राचीन गौरवमयी गाथाओं, धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों और तथा जनजीवन की झांकियों से अपने विषय का चुनाव किया। और रेखाओं के महत्व को जो है पुनः स्थापित किया गया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, स्केचिंग की शुरुआत बंगाल स्कूल से ही भारत में हुई है। इससे पहले स्केचिंग सिस्टम जो है भारत में नहीं प्रचलित थी। स्केचिंग को गतिमान स्केच, जो फ्री हैंड ड्राइंग की जाती है, रैपिड स्केच जिसको बोला जाता है, वो स्केचिंग की शुरुआत जो है बंगाल स्कूल से मानी जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। वास पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया था। और विदेशी कला प्रभाव के रूप में जो है जापानी वास पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से मिश्रण जो है आपको बंगाल शैली में देखने को मिलेगा। कला के क्षेत्र में यूरोपीय शैली का जो भारत में अंधानुकरण किया जा रहा था, वो बंगाल शैली में उसका परित्याग किया गया था। और जो है इस शैली में भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म एवं इतिहास आदि का प्रवेश हुआ बंगाल शैली में। जब बंगाल शैली की स्थापना होती है, तब कलाकारों की एक टुकड़ी जो है वो जो है प्राचीन परंपराओं से, जितने भी परंपराओं से संबंधित गुफाएं थी या शैलियां थी, वहाँ का ये लोग भ्रमण करते हैं और घूम घूम के वहाँ की चित्र शैलियों का अध्ययन करते हैं और उसकी प्रेरणा से जो है बंगाल शैली में चित्रित किए जाते हैं चित्र। तो इस प्रकार से बंगाल शैली के चित्रकारों ने अजंता, बाग, एलोरा, बादामी और मुगल, राजपूत, इन सब शैलियों का अध्ययन किया था। पूरे विश्व में जो है ख्याति अर्जित की यह शैली और भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त कराने में सफल भी रही। अब देखते हैं कि बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो भी चित्रकार थे बंगाल शैली में, सब लोगों ने अपने अपने जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने कला विभाग के पद पर रहे, वहाँ वहाँ जो है बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। तो देखते हैं कौन कौन से चित्रकार हैं। आचार्य नंदलाल बोस हैं, जो शांति निकेतन में जो है कला प्राचार्य के रूप में रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने जो है बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। छितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद के विभागाध्यक्ष थे, जो यहाँ पे इलाहाबाद में इन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था। के वेंकटप्पा मैसूर में कला प्रचार प्रसार किए। देवी प्रसाद राय चौधरी चेन्नई में किए थे। पुलीन बिहारी दत्त मुंबई में किए थे। मुकुल चंद डे, मनीष डे और शारदा चरण उकील, ये लोग दिल्ली में, ये 3 कलाकार जो है दिल्ली
दिल्ली में बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किए थे। शैलेंद्रनाथ डे जयपुर में किए थे। समरेंद्रनाथ गुप्त जो है लाहौर में किए थे। और सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ में किए थे। और इन लोगों के अलावा जो है पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ, यामिनी राय जैसे कलाकारों ने भी भारतीय चित्र परंपरा को जो है स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने जो है इस नई कला विधा को फलने फूलने में बहुत मदद की थी। कलाकार टैगोर के जो शिष्य थे, नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदार जैसे शिष्यों ने इस टैगोर शैली का प्रचार प्रसार देश के अनेक भागों में किया था। तो इस शैली के जो अग्रदूत रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी, क्योंकि उन्हीं के साहसिक प्रयासों से जो है बंगाल शैली अस्तित्व में आती है, इसलिए इसको टैगोर शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ओसी गांगुली जो कि रूपम पत्रिका के संपादक करता थे, जो 1919 में किया था संपादन, उन्होंने कहा था बंगाल शैली जो है पुनरुत्थान शैली का जन्म जो है बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। तो ईवी हैवल ने भारतीय कला की तरफ संसार का ध्यान सबसे पहले आकर्षित किया था, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल शैली के कार्यवाहक के रूप में मतलब कर्ता धर्ता के रूप में कार्य किया था। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने 2-3 बुक देखी जिसमें मुझे बंगाल शैली के चित्र तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, बंगाल शैली का माध्यम जो था, तकनीक जो थी, वो वास पद्धति थी। तो इसलिए जो वास पद्धति में चित्रण किए गए थे उनको बंगाल शैली से संबंधित किया जा सकता है। तो जैसे इसमें गणेश जननी और जो है अवनींद्रनाथ जी का टैगोर, या इस जो भी चित्रकार हैं इस शैली से रिलेटेड जो भी वास पद्धति में जो चित्रण किए हैं वो बंगाल शैली के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। अगर मुझे कहीं बंगाल शैली से संबंधित चित्र मिलते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर उस पे वीडियो बना के आप लोगों को दूंगी। तो चलिए देखते हैं बंगाल शैली के पटचित्र क्या हैं। जब चित्रकारों को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया था, तब चित्रकार शहरों की तरफ आश्रय की तलाश में पलायन कर गए थे, जिनमें कुछ चित्रकार जो है बंगाल के बांकुरा नामक स्थान पर अपना केंद्र बनाते हैं, जिसका एक केंद्र जो है कलकत्ता का काली जी का मंदिर और उनकी सीढ़ियां बनी थीं, जहां पे चित्रकारों ने लोक परंपरा और विश्वास पर आधारित कपड़े पर चित्र बनाए। इसलिए इसका नाम जो है कालीघाट शैली पड़ा था। ये चित्र जन सामान्य की बिक्री के लिए बनाए जाते थे, इसीलिए इसको W.G. आर्चर ने इसे बाजार शैली का भी नाम दिया था। यहाँ के चित्रों का जो विषय था वो यहाँ के चित्रों को में जो रंग पद्धति प्रयोग की गई थी वो गहरे भड़कीले रंगों से टेम्परा पद्धति से बनाए गए थे चित्र। तो स्थानीय कलाकारों में जो लोक कला दिखाई देती है उसमें कलाकार बिल्कुल फ्लैट और बेसिक कलर फिल करते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस शैली के प्रमुख चित्रकार जो थे NC घोष, KC घोष, गोपाल दास, नीलमणि दास और वैरागी जो है इस शैली के चित्रकार थे। अब प्रमुख चित्र जो है इस शैली का देखते हैं तो काली देवी और शक्ति देवी, कृष्ण राम, रामायण महाभारत, तारकेश्वर स्कैंडल, मदिरापान और महिला जो बंगाली महिला मतलब बंगाली युवती श्रृंगार करते हुए, मछली पकड़ते हुए मछुआरे, बंगाली बाबू की वेश्यावृत्ति और संगीत का अभ्यास करते हुए पति पत्नी के बीच मनमुटाव, कुछ हास्य व्यंग के भी चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। जब इस शैली में पटना शैली के चित्रकार आके जुड़ते हैं तब इस शैली का विस्तार जो है होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? हुगली, मिदनापुर और वर्धमान, मुर्शिदाबाद और चंद्रनगर जैसे स्थानों पर भी इस शैली का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि बंगाल शैली का पतन कैसे हुआ। जब इस शैली ने जो है
स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर मतलब इस शैली के चित्रकारों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो है हिस्सा भी लिया था। और इस जो है स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जब बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन होता है तो उससे प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता का नामक शीर्षक जो चित्रित करते हैं वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था, और वो भी वास पद्धति में बना हुआ चित्र है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं इसके पतन के क्या कारण है। बंगाल शैली के कलाकारों ने जो है कल्पना को अधिक महत्व मतलब देने लगे थे, और वह जो है यथार्थता से दूर चले गए थे। उनकी कृतियों में काल्पनिकता के बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है आकृतियों की अत्यधिक विकृति, जब कल्पना अधिक होगी तो उस आकृति में सामंजस्य तो बन ही नहीं पाएगा। चित्रकारों ने जो है अनुपातहीन बड़े बड़े नैन और पतली लंबी उंगलियां, छरेरे बदन, बड़ी बड़ी नाकें और अतिशयोक्ति का प्रयोग करने लगे थे। इस विकृति का चरम उत्कर्ष कल्याण सेन की कृतियों में अधिक देखने को मिलता है, जिससे जो है इस शैली का जो है स्कूल की कलाकृतियों में रूढ़वादिता दिखाई देने लगी थी। जब अगर हम कल्पना की दुनिया में रहकर चित्रण करना प्रारंभ कर देंगे तो उसमें कोई मौलिकता तो रहेगी ही नहीं। जब रूढ़वादिता दिखाई देने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि चित्रकार खुद वैसे चित्रण करते 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 ऊब जाएंगे। और यही कारण था कि ये शैली जो है लगभग 1/4 शताब्दी के पश्चात ही दम तोड़ने लगी थी, और धीरे धीरे करके इस शैली का पतन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।